विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम हिंदू अविभक्त कुटुंब HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अभ्यास करेंगे और यह भी धंधा का एक स्वरूप है। तो आप इसके बारे में समझें कि हिंदू कानून के अनुसार यह पैतृक धंधा माना जाता है। वंश परंपरागत से प्राप्त धंधा संचालित करने वाले अविभक्त हिंदू परिवार को हिंदू अविभक्त कुटुंब प्रथा कहा जाता है। अब यहाँ आपको समझना है कि जो परिवार के लोग हैं वह इसके सदस्य माने जाते हैं, यानी इस धंधे के सदस्य होते हैं जो वह परिवार के सभ्य या परिवार के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वो सभी व्यक्ति इसके सदस्य माने जाते हैं। और ऐसी पीढ़ी का संचालन परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति जो होता है, उम्रदार जो होता है, वो करता है और उसको हम कहते हैं कर्ता। तो आपको पूछा जाए कि भाई हिंदू अविभक्त कुटुंब में कर्ता अर्थात कौन? तो कर्ता अर्थात हिंदू अविभक्त कुटुंब का संचालन करने वाला परिवार में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है कि वयोवृद्ध व्यक्ति संचालन करने की इच्छा नहीं रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके बाद जिसका क्रम आता होगा या उसके बाद की वय या उम्र वाले व्यक्ति को संचालन सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर उम्र के क्रम में संचालन सौंपा जाता है। ऐसी पीढ़ियों का अस्तित्व आपको भारत में दिखाई देगा या नेपाल में दिखाई देगा। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण है कानूनी अस्तित्व। तो कानूनी अस्तित्व के बारे में समझें कि हिंदू अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी हिंदू कानून द्वारा अस्तित्व में आती है। तो इसका अस्तित्व है हिंदू कानून के द्वारा। संचालन की बात करें तो इस पीढ़ी का संचालन कुटुंब का वयोवृद्ध व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसे कर्ता के नाम से पहचाना जाता है। तीसरा हेडिंग है स्वतंत्र कार्यक्षेत्र। धंधा का संचालन कर्ता जो होता है, परिवार का बड़ा होता है, वो स्वतंत्र रूप से करता है। अन्य सदस्यों को मध्यस्थता करने का अधिकार नहीं है, पर सहायता कर सकते हैं। परिवार के अन्य लोग सहायता उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कार्यक्षेत्र होता है वह कर्ता का ही होता है। कर्ता की निर्णय क्षमता का अन्य सदस्य विरोध नहीं कर सकते हैं। कर्ता ने जो निर्णय कर दिया उसको ही अंतिम निर्णय माना जाता है। उसके बाद आता है सदस्य पद। हिंदू अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी में सदस्य पद जन्म से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वारसागत है ये, तो जन्म से ही प्राप्त होता है। परिवार में जन्म लेने वाला बालक को जन्म के साथ ही सदस्य पद प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आता है मौद्रिक नियंत्रण। धंधे के सभी मौद्रिक विषय कर्ता के हाथ में होते हैं। कर्ता यानी जो संचालन करने वाला है उसके हाथ में होते हैं। तो इस वजह से पीढ़ी का कर्ता का मौद्रिक नियंत्रण भी उसके ऊपर होता है। संयुक्त संपत्तियों का रक्षण का कार्य भी कर्ता ही करता है। तो इस तरह कर्ता के हाथ में सभी नियंत्रण होता है। फिर आता है अगला दायित्व। धंधे का कार्यक्षेत्र कर्ता यानी कि संचालन करने वाला संभालता है, इसलिए कर्ता का दायित्व असीमित होता है, दूसरे सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनका दायित्व सीमित होगा, लेकिन जो कर्ता होगा उसका दायित्व असीमित होगा। अब आता है आयुष्य। तो कर्ता का परिवार अन्य सदस्य की मृत्यु के बाद भी धंधा चलता रहता है। जैसे कर्ता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद की उम्र में जिसका नंबर होगा वो संचालन करेगा, और उसी तरह से उसके बाद की उम्र में जिसका जो क्रम होगा वो संचालन करेगा। तो ये धंधा चलता रहता है। यदि कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद की उम्र में बड़ा व्यक्ति कर्ता बन जाता है। तो इस तरह धंधा का आयुष्य ये थोड़ा लंबा होता है, चलता रहता है। आगे पूंजी की प्राप्ति। अब पूंजी की प्राप्ति की बात करें तो पूंजी की प्राप्ति में यहाँ कठिनाई होती है। धंधे की सफलता का आधार कर्ता की कार्यक्षमता पर आधारित होता है। जो संचालन अपने हाथ में लिया है उसके हाथ में इसकी सफलता का जो है धंधे का आधार होता है, और पूंजी प्राप्ति के लिए परिवार जनों पर ही आधारित होना पड़ता है, जिससे अधिक पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
तो पूंजी प्राप्ति में कठिनाई आपको सब समझाना है इसके अंदर, ये पॉइंट में। आगे आता है दिवालिया। पीढ़ी दिवालिया हो जाए तो मात्र वयस्क सदस्यों को दिवालिया घोषित करते हैं। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई हो, 18 वर्ष हो गई हो, तो अवयस्क सदस्यों को दिवालिया घोषित नहीं कर सकते। और ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी के प्रत्येक सदस्य के भाग का उपयोग किया जाता है। कर्ता का दायित्व तो असीमित होता है, ये हमने पहले भी देख लिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हिंदू अविभक्त कुटुंब HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली के बारे में आपको इतनी जानकारी प्राप्त करना है। उसकी परिभाषा के बाद इसके लक्षण। अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और नया टॉपिक हमारा है साझेदारी। साझेदारी के विषय में जाने तो साझेदारी की परिभाषा, आप सामान्य परिभाषा देना चाहें तो आप पहले तो उसको समझा सकते हैं कि भाई जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र में विस्तार होता गया वैसे वैसे व्यक्तिगत मालिकी की सीमाएं अधिक होती गई, यानी व्यक्तिगत इकाई में अधिक मर्यादाएं होती गई और बड़े व्यापार के लिए अधिक पूंजी की जरूरत, अधिक कार्यक्षमता की जरूरत, अधिक शक्ति या जोखिम उठाने वाले मर्यादाओं, इन सबको दूर करने के लिए साझेदारी पीढ़ी का अस्तित्व में आना हुआ। अब इसके लिए आप बता सकते हैं कि साझेदारी एक ऐसी धंधाकीय व्यवस्था है, साझेदारी एक ऐसी धंधाकीय व्यवस्था है कि जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है और इसी प्रकार धंधे का संचालन सभी की तरफ से कोई एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति या साझेदार करते हैं। इस प्रकार चलाए जाने वाले धंधे का परिणाम सभी वहन करते हैं। लाभ हुआ तो, नुकसान हुआ तो वो सभी के हिस्से में आएगा, जितने लोग उसके अंदर साझेदार होंगे, जितने लोग उसके अंदर सम्मिलित होंगे। तो इस तरह से आप साझेदारी की व्याख्या दे सकते हैं। 1932 का भारतीय अधिनियम, क्योंकि साझेदारी कानून का अस्तित्व कहां से है, 1932 से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1932 भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुसार परिभाषा है, यह ऐसे व्यक्तियों के बीच संबंध है कि जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक द्वारा संचालित धंधे के लाभ के विभाजन के लिए सहमत होते हैं। तो कुल मिला के आपको बताना है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में करार करें और करार करके कोई बिजनेस या धंधा शुरू करें और अंत में प्राप्त लाभ या हानि बांटने को सहमत हो जाएं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, साझेदार कहेंगे। तो साझेदार के अंदर जो है कितना मालिक होता है, कम से कम 2 मालिक तो होना चाहिए, उससे अधिक चलेगा 2 मालिक, 3 मालिक, 4 मालिक। जबकि व्यक्तिगत इकाई में कितना मालिक होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है, वो उसका मालिक माना जाता है। अब देखते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो साझेदारी के लक्षण में पहला देखिए, करार जन्य संबंध। यहां आपको बताना है कि साझेदारी करार द्वारा अस्तित्व में आती है। यह करार लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलेंगे तो उनको करार करना पड़ेगा और करार के द्वारा अपनी साझेदारी संस्था शुरू करेंगे। करार लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखित होना जो है उनके लिए हितावह है, मौखिक होना उनके लिए हितावह नहीं है। भविष्य में कोई संघर्ष टालना हो तो लिखित करार जरूरी होता है। फिर आता है अगला, स्थापना विधि। स्थापना विधि में आप समझा सकते हैं कि साझेदारी की स्थापना विधि ये भी बहुत सरल है, जैसे व्यक्तिगत इकाई की है। कानून का कोई जटिल या लंबी विधि से गुजरना नहीं पड़ता है, जैसे कंपनी स्वरूप में है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद आता है पंजीकरण। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर करा लें तो अच्छा रहता है, यानी उनके लिए हितकारी है। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण अधिकारी रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास जो है प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाया जा सकता है, अगर करवाना है तो, नहीं तो उनकी स्वेच्छा पर है। फिर चौथा है साझेदारों की संख्या। अब साझेदारों की संख्या की बात करें तो साझेदारी पीढ़ी की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकता है, तो कम से कम 2 होनी चाहिए। और कंपनी कानून अभी जो बना 2013 का, तो 2013 का धारा 464 की बात करें तो साझेदारी पीढ़ी की संख्या में साझेदार 100 से अधिक नहीं हो,
इस तरह सरकार श्री तय करे उसके मुताबिक होंगे। यानी मैक्सिमम संख्या इसमें 100 से अधिक नहीं होना चाहिए और सरकार निश्चित करे उस पर भी आधारित रहेगा। हाल में कंपनी का जो नियम है, फुटकर नियम है, उसके अंतर्गत वर्ष 2014 में सरकार श्री ने साझेदारों की महत्तम संख्या 50 बताई है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 संख्या साझेदारी में हो सकता है। अब आता है उद्देश्य। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य है कि कानूनन जो कानूनी कोई व्यवसाय है, धंधा है, उसको प्रवृत्त करना या उसको चलाना और लाभ प्राप्त करना। और लाभ रहित उद्देश्य की प्रवृत्ति से साझेदारी नहीं होती है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। उदाहरण के लिए सामाजिक सेवा, धार्मिक कार्य, ऐसी प्रवृत्ति करने वाली कोई संस्था है, उसका लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। अगर है तो साझेदारी नहीं हो। साझेदारी का उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाना। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट है पूंजी। पूंजी के बारे में कह सकते हैं कि सामान्य रूप से सभी साझेदार पूंजी लाते हैं। 2 हैं तो 2 लोग पूंजी लाएंगे, 3 है तो 3 लोग पूंजी लाएंगे, तो सभी साझेदार पूंजी लाते हैं। इसके बावजूद पूंजी लाना सभी के लिए अनिवार्य भी नहीं है। अब कोई ऐसा भी है कि जिसके पास पूंजी नहीं है और साझेदार बनना चाहता है, उसके पास कोई काबिलियत है, कोई कौशल्य है, तो साझेदार बन सकता है, भले वो पूंजी नहीं लाए। और इस तरह से साझेदारी के अंतर्गत सभी साझेदार पूंजी लाएं, वो मतलब उचित है, और नहीं लाते हैं तो कोई उनके लिए बंधन नहीं है। उसके बाद आता है संचालन। संचालन में साझेदारी पीढ़ी का संचालन साझेदार संयुक्त रूप से कर सकते हैं, सब मिल करके। सभी साझेदारों को धंधे के निर्णयों में भाग लेने का भी अधिकार है, क्योंकि सब मालिक हैं उसके। और करार में दर्शाए अनुसार कोई एक या एक से अधिक साझेदार भी संचालन कर सकते हैं। वो उनके करार पर डिपेंड करता है कि कैसा वो लोगों ने निश्चित किया है। फिर आता है असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी की तरह ऋण चुकाने के संदर्भ में साझेदारों का दायित्व भी अमर्यादित है, असीमित है। आवश्यकता पड़ने पर उनको अपनी निजी संपत्ति बेचकर पीढ़ी का दायित्व चुकाना पड़ सकता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि भाई दायित्व बढ़ गया तो उसका भुगतान करना है, तो उनको अपनी निजी संपत्ति बेचना पड़ सकता है। साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के दायित्व के लिए साझेदार व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व है, दोनों तरह से उत्तरदायित्व है वो। इसलिए यदि कोई भी एक साझेदारी पीढ़ी के दायित्व के संदर्भ में निजी संपत्ति से न चुका सके तो शेष साझेदार या साझेदारों को निजी संपत्ति से भरपाई करना पड़ता है। तो सभी लोग मिलकर के उसको भरपाई करेंगे, क्योंकि उनकी संयुक्त जवाबदारी भी है। अब आता है मालिकी परिवर्तन। मालिकी परिवर्तन में आपको समझाना है कि साझेदारी पीढ़ी में मालिकी का परिवर्तन सरल नहीं है। सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हिस्से का किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता है, उसमें सबकी सहमति चाहिए। यदि साझेदार सभी साझेदारों की सहमति के बिना हिस्से का हस्तांतरण करे तो साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन करवा सकता है। तो इस तरह से सभी साझेदार को सहमति से ही हस्तांतरण हो सकता है। आता है उसके बाद अगला पॉइंट है इसके अंदर पीढ़ी का आयुष। पीढ़ी के आयुष की बात करें इसके अंदर, तो साझेदारी की आयु सीमित होती है। साझेदारी पीढ़ी अलग अलग अस्तित्व इसका होता है। इस कारण से कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, मृत्यु प्राप्त हो जाए अथवा दिवालिया घोषित हो जाए तो साझेदारी का अंत आ जाता है। जैसे साझेदारी सर्वसम्मत से संबंधित साझेदार के भाग का विभाजन आंतरिक रूप से अथवा नए साझेदार के प्रवेश द्वारा कर सकते हैं, ऐसे ही साझेदारी की समाप्ति को भी सभी साझेदार आपस में सम्मत करके इसको कर सकते हैं। परंतु कई बार पीढ़ी का विसर्जन नहीं भी होता है और पीढ़ी चालू रहती है। और इसके अंदर एक पॉइंट अपने और ऐड कर सकते हैं कानूनी स्थान का। यहाँ हमने लिखा हुआ है, जैसे मान लो अगर ये 10 है तो ये 11वां पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं कानूनी स्थान। यहाँ पर कानूनी स्थान, कानूनी स्थान इसको समझाना चाहें तो यहाँ बोल सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारों का अधिकार, साझेदारों का कर्तव्य या नियम
या पीढ़ी का पंजीकरण तथा अन्य व्यवस्थाएं को दर्शाता है। तो अगर कानूनी इसका प्रावधान देखना हो तो 1932 का प्रावधान देखना चाहिए। तो इस तरह से आपका टॉपिक हो गया लक्षण। अब आता है लाभ, साझेदारी के लाभ क्या है। पहला पॉइंट इसमें है लाभ में कि सरल एवं मितव्ययी स्थापना विधि। इसकी स्थापना विधि बहुत सरल है और कम खर्च वाली है, ज्यादा खर्च भी इसमें नहीं होता है। और कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं बल्कि हितकारी माना गया, जैसे हमने आगे देख लिया है। अब आता है कार्यक्षम संचालन। व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होने से उनके विशिष्ट ज्ञान, बुद्धि और योग्यता और अनुभव का लाभ मिलता है, जिससे कि कार्यक्षम संचालन शक्य बनता है। तो कार्यक्षम संचालन में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनके द्वारा सबका लाभ उसमें हम ले सकते हैं। फिर आता है साख में वृद्धि। साख में वृद्धि के बारे में बताएं तो प्रत्येक साझेदार का दायित्व तो असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने के लिए मतलब आनाकानी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साझेदार का दायित्व तो असीमित है, उनको पता है कि हमको पैसा इनका कहीं डूबेगा नहीं, मिल ही जाएगा। तो इस वजह से वहां पर उनके पास ऋण देने वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं होती है, आराम से ऋण मिल जाता है। लेनदार अपना ऋण किसी भी साझेदार से या उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी वाले धंधे में अधिक साख की संभावना रहती है। उसके बाद आता है अधिक पूंजी। अब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक भागीदार या व्यक्ति साझेदार होते हैं, तो अगर दोनों थोड़ी थोड़ी पूंजी लाएंगे तो व्यक्तिगत की मालिकी की अपेक्षा अधिक पूंजी की व्यवस्था यहाँ कर सकते हैं। 5वां पॉइंट उसके बाद है श्रम विभाजन का लाभ। पीढ़ी के अलग अलग साझेदारों की कुशलता और उनकी शक्तियों का लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि वहां 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो उनका उपयोग अपनी अपनी जगह पर किया जा सकता है, जिससे हम उनका श्रम विभाजन का लाभ यहाँ पर हम लेने में सक्षम रहते हैं। उसके बाद आता है योग्य निर्णय। साझेदारी में पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेना हो तो उसके लिए चर्चा विचारणा हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक लोग हैं, प्रत्येक साझेदार अपना मंतव्य देता है, तत्पश्चात धंधे का हित सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाता है। इसलिए निर्णय प्रक्रिया साझेदारों के ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त होने का होता है और इससे निर्णय में भी भूल होने की संभावना कम रहती है और सही निर्णय भी हो सकता है। 7वां नंबर इसके बाद आता है परिवर्तनशीलता। साझेदारी ऐच्छिक करार है, आपस में मिलकर के स्वैच्छिक करार किया जाता है, तो इस संदर्भ में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। परिवर्तित होते संयोगों के अनुसार पीढ़ी के संचालन और उसके ढांचे की आवश्यकता में परिवर्तन सरलता से किए जा सकते हैं। तो परिवर्तनशीलता इसके जो है एक लक्षण है या इसका लाभ है कि आसानी से हो सकता है। 8वां नंबर है अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण। अब यहाँ समझिए कि सामान्य रूप से साझेदारी के धंधे में कोई भी कार्य साझेदारों की सहमति से होता है। पीढ़ी के निर्णयों में किसी भी एक साझेदार की असहमति हो तो निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए कोई भी साझेदार पीढ़ी के विसर्जन की मांग करता है तो या कर सकता है, लेकिन इस प्रकार अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण होता है, यानी कि सबकी सुनवाई होती है। अगर कोई एक चाहे कि वो मेरा निर्णय बराबर नहीं है, मैं इसमें विरोध करता हूं, तो सबको उसको मानना पड़ेगा, भले वो अकेला है। तो इसलिए अल्पसंख्यक हितों का रक्षण यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आता है ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क। अब व्यक्तिगत मालिकी की तरह साझेदारी में भी ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क होने का यहाँ पर भी आवश्यकता अनुसार जो है परिवर्तन हो सकता है और संपर्क होने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसमें आप समझा सकते हैं कि साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सदस्य होते हैं, इसलिए आर्थिक सत्ता यहाँ पर सभी साझेदारों में विभाजित हो जाती है। जितने साझेदार हैं सबके बीच में उसको बंटवारा हो जाता है, तो उसका विकेंद्रीकरण यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है और सबके हाथ में हो जाती है। और अंत में है आयकर। साझेदारी पीढ़ी का लाभ प्रत्येक साझेदार को साझेदारी की नियम के अनुसार विभाजित हो जाता है, इसलिए आयकर का बोझ कम हो जाता है। तो आयकर का यहाँ पर बोझा कम रहता है, वो भी ध्यान रखना है। अंतिम पॉइंट आज का देखते हैं हम, साझेदारी की सीमाएं या मर्यादाएं। पहला पॉइंट इसमें आएगा सीमित पूंजी। इसके बारे में आप बताएंगे कि आधुनिक उद्योग धंधों में
जो विशाल कद के धंधे हो रहे हैं, तो ऐसे धंधों में पूंजी बहुत चाहिए। तो साझेदारों, अगर 2 या 2 से अधिक साझेदार मिलकर धंधा शुरू कर रहे हैं तो उनके बस का इतनी अधिक पूंजी एकत्र करना मुश्किल है। इसलिए पूंजी की यहाँ पर कमी महसूस हो सकती है या सीमित पूंजी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर असीमित दायित्व। साझेदारी पेढ़ी में प्रत्येक साझेदार की जिम्मेदारी अमर्यादित होती है। किसी एक के द्वारा पीढ़ी की ओर से किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार जिम्मेदार होता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, इसलिए सभी साझेदार उसके लिए क्योंकि एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट के रूप में काम करता है, तो कोई भी एक साझेदार करेगा तो सबको भोगना पड़ेगा। तो पीढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी की संपत्तियां पूरी ना हो तो साझेदारों की निजी संपत्ति को बेचकर भी ऋण चुकाना पड़ता है। तो असीमित दायित्व है, ये इसकी मर्यादा है। तीसरी मर्यादा है मतभेद की संभावना। साझेदारों में आपसी कलह हो सकता है, आपसी संघर्ष हो सकता है। साझेदार जब तक एकता है, उनमें सुमेल है, तब तक तो संचालन अच्छा चलेगा, लेकिन जब उनमें मतभेद होना शुरू हो जाएगा तो साझेदारी धंधा चलना मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मर्यादा है। उसके बाद है रहस्यों की गुप्तता। यहाँ पर रहस्यों की गुप्तता रखना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक मालिक नहीं है, वहां पर 2 या 2 से अधिक मालिक हैं, तो किसी न किसी के माध्यम से जो गुप्तता है वो भंग हो सकती है। तो इस तरह रहस्य बनाए रखना मुश्किल काम है साझेदारी पीढ़ी में। 5वां मुद्दा है हिस्से का हस्तांतरण। अब हिस्से का हस्तांतरण की बात करें तो यहाँ पर इसमें कठिनाई होती है। कैसे? साझेदारी पीढ़ी में साझेदार अपने भाग को दूसरे व्यक्ति को अगर देना चाहे तो सरलता से उसको नहीं दे सकता है, उसके लिए अन्य साझेदारों की सहमति लेनी पड़ेगी। अगर अन्य साझेदार सहमत नहीं हुए तो फिर वो अपना हिस्सा किसी को देने में असमर्थ है, नहीं दे सकता है वो। तो इसलिए हिस्से का हस्तांतरण के अंदर यहाँ कठिनाई या परेशानी है। फिर अगला मर्यादा है निर्णय में विलंब। अब यहाँ पर आपने देखा कि साझेदार जब निर्णय लेते हैं सब मिलकर लेते हैं। अब कोई एक साझेदार अगर निर्णय के लिए तैयार नहीं है या उसके लिए वो निर्णय सही नहीं लिखता है तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में निर्णय में विलंब होगा, उसको टाल दिया जाएगा और फिर परिणाम क्या होगा कि संचालन की दुर्दशा हो जाएगी और आंतरिक जो है आपस में वैमनस्य खड़ा हो जाएगा, विवाद खड़ा हो जाएगा और साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन होने की भी संभावना रहती है। और अंत में है अल्प आयु। किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर या पागल हो जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर या कानूनन पेढ़ी का अंत हो जाता है। इस तरह से साझेदारी पेढ़ी की आयु अल्प आयु मानी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इसके अंदर आज के टॉपिक के अंदर हमने जो अभ्यास किया वो हिंदू अविभक्त कुटुंब और उसके लक्षण हमने पढ़े। फिर साझेदारी का अर्थ, लक्षण, उसके लाभ और उसकी हमने मर्यादाएं या सीमाएं देखी। और इसके बाद अगले वीडियो में हम साझेदारी के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।